हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉस्टिंग के लास्ट पार्ट के सेमेस्टर 5 के। ये जो पोर्शन मैं करवा रहा वो आइडल स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट आप ये सारी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, और आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज से जो भी पीडीएफ मिलेगा आप उससे भी अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको अपने क्लस्टर कॉलेजेस के थ्रू और आइडल को स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है? नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब अगर मेरा वर्कर मेरे पास कंपनी में काम करने के लिए आ रहा है और वो क्या कर रहा है, काम से ज़्यादा अगर टाइम पास कर रहा है, तो मेरे लिए उसको अवॉइड करना पॉसिबल है क्या? नहीं। हमारे कंपनी की टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकती है, तो हम उस सारी चीज़ों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ध्यान से करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें हम लोगों को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद वो सारी चीज़ें हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद 82, एन एम्प्लॉय इज़ एलिजिबल फॉर गेटिंग ओवर टाइम वेजेस इफ़ ही और शी वर्क्स फॉर मोर दैन। यानी अगर कोई इंसान है, कोई वर्कर है, हमारी फैक्ट्री में काम करता है, तो काम करने के बाद वो कितने घंटे काम कर सकता है? तो तकरीबन 9 घंटे। ठीक है, अगर वो बंदा उस कंपनी में 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो वो ओवर टाइम के लिए एलिजिबल होता है। 83, लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर बाय कंपेयरिंग। लेबर की प्रोडक्टिविटी हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी मेजर बिकॉज उसका टोटल वेजेस और टोटल आउटपुट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेजेस टू वेजेस, लेबर टू लेबर। उसके बाद वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेज शीट कौन प्रिपेयर करता है? तो पेरोल डिपार्टमेंट, क्योंकि पैसा देने का काम तो किसका होता है? पेरोल डिपार्टमेंट का ही होगा। नेक्स्ट, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय। टाइम और मोशन स्टडी कौन कंडक्ट करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। उसके बाद 86, कंपेयरिंग रोवन प्लान एंड हल्जे प्लान, इट इज सीन दैट व्हेन द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% द स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग देखते हैं रोवन प्लान और हल्जे प्लान, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो रोवन प्लान और हल्जे प्लान में 33.33% एंड 50% का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर रोवन क्या कहता है कि वर्कर को वेजेस ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हालजे प्लान। रोवन प्लान में 50% होता है, तो हालजे प्लान में क्या होता है? 33.33% का क्राइटेरिया होता है। 87, फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, ईच ऑर्डर इज कंपेरेटिवली ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो भाई ये काम होता है स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से और वर्किंग के हिसाब से होता है, कस्टमर की स्पेशल नीड के हिसाब से होता है, इसीलिए उसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल की बात कर रहे हैं। सिमिलर आर्टिकल मतलब एक तरीके का बैच। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट हम लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो ग्रुप वाले प्रोडक्ट को हम लोग बैच कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग। यानी ऐसा कौन सा आइटम है जिसको कॉस्ट शीट बनाते समय इंक्लूड नहीं किया जाता? तो ये सारे ऑप्शंस में से सिर्फ पहला मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरेस्ट पेड, क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। यानी ऐसे कौन से आइटम है जिसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है? तो यहाँ पर गुडविल आता ही नहीं, टैक्सेशन आएगा नहीं, प्रोविजन पर ट्रांसफर टू रिजर्व आता ही नहीं। तो इसमें से कौन सा चीज़ को एक्सक्लूड नहीं किया गया है? तो इसका अच्छा, एक्सक्लूड नहीं किया गया मतलब किसको इंक्लूड किया गया है? तो प्रॉपर्टी टैक्स एंड फैक्ट्री बिल्डिंग को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, a company has to pay 10,000 rupees per unit royalty to the designer of a product which is manufactured and sale. The royalty charges should be classified as, रॉयल्टी चार्जेस हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के जेब से जाता है डिज़ाइनर को, तो वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। Wherever part of the manufacturing operation is contracted, the subcontract charges related to material shall be। यानी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड सब्सट्रैक्ट किया हुआ आइटम है, तो जो सब्सट्रैक्टेड चार्जेस है जिसको हमने माइनस किया है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस उस मटेरियल से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करें क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है।
93 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ है, तो शैल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट, अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट? ऐसा कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो सीधी बात है, प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर आता है, लेकिन ओवरहेड आता नहीं है। नेक्स्ट 96 द टर्म प्राइम कॉस्ट रिफर्स टू। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी? तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है रॉ मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर एंड कॉस्ट। यानी प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड यानी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड आता है डायरेक्ट वाला पार्ट। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओवरहेड के अंदर सारी चीज़ें आती है, लेकिन किसको छोड़कर? तो डायरेक्ट लेबर को छोड़ के, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें इनडायरेक्ट है। 98 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर विल इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर क्या चीज़ें आएगी? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आता है। अगर आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, इन द कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर यूज फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड शैल बी क्या होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन? ठीक है, यहाँ पर आपका होना चाहिए डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिला के क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट शीट का छोटा सा हिस्सा है। टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट। अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 105 रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अगर फाइनेंशियल अकाउंट में कोई एक्सपेंसेस शो किया गया है तो उसको हम फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करेंगे। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोइंग ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ही शो किया है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया जाएगा। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व आर, यानी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो इसे हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसे कोई इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग शो करते, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही शो करते, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में अगर अंडर वैल्यू है तो हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करना होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करना होगा। ये बेसिक चीज़ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। उसके बाद इन रिकंसिलेशन ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो यहाँ पर एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट आ जाएगा। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये हो जाएगा भैया फाइनेंशियल प्रॉफिट। यानी जो चीज़ें ओवर वैल्यूड बोल रही है उसको प्रॉफिट में ऐड कर दो, अंडर वैल्यू पार्ट वाले को आप क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने डेप्रिसिएशन को ज़्यादा लिखा है तो ये प्रॉफिट को क्या करता है? इंक्रीज, तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, क्योंकि वाइज एंड वर्सा रूल हो जाएगा। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, तो वहाँ ऐड किया तो यहाँ क्या करेंगे? डिडक्ट। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ओवरहेड अंडर रिकवर्ड बोला है कहाँ? कॉस्ट अकाउंट। अगर कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकवर्ड बोला है तो ऐड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। अगर ओवर रिकवर्ड कहा है तो सब्सट्रैक्ट टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। सिंपल। देखो 116 में वही चीज़ क्या? अंडर रिकवर, ओवर रिकवर। 117 में कहा है कि एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अगर फाइनेंशियल अकाउंट में ही एक्सपेंसेस लिखा है तो हमें क्या करना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है।
अगर वही चीज़ फाइनेंशियल प्रॉफिट, अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से डिडक्ट करना। 118 में क्या है कि अगर कोई एक्सपेंसेस सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है तो उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करेंगे, यानी उल्टा, वाइज एंड वर्सा, उल्टा करते हैं। इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो फाइनेंशियल अकाउंट में ही इनकम लिखा है तो उसको बोलेंगे कॉस्टिंग में ऐड करना। और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो उसे करना है डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी रिवाइज करोगे और आप किसी भी, ऐसा मत सोचिए कि किसी भी क्वेश्चन बैंक को हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वही क्वेश्चन बैंक को करने की कोशिश करें जो हमारे लिए यूजफुल है, हम करेंगे। अगर आप करोगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप कर सकते हो। मैंने और भी क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है मेरे वेबसाइट पर, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।